हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। फटाफट से जाओ, सबको बुला के लाओ, फटाफट से ज्वाइन करो। तो भाई रीनल सिस्टम चल रहा है हमारा। आज है हमारी रीनल सिस्टम की सेकंड क्लास। कल की क्लास कैसी लगी थी एक बार फटाफट से बता दो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए? तो आज है हमारी रीनल सिस्टम की क्लास 2। तो जहां हमने कल छोड़ा था उसी के आगे ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया। जो भी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था या जो भी आपका क्लासेस में होता है उसको पढ़कर फिर नेक्स्ट क्लास में आया करो, ताकि याद रहे कि भाई क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में। उससे रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो एटलीस्ट वो भी याद रहे। तो इसलिए पिछली क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़कर आया करो, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं था, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू चेक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? बताइए भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? यूरिन टेस्ट, हाइड्रोमीटर, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट या फिर सेंट्रीफ्यूज? ABCD चार ऑप्शन है आपके पास में। बहुत ही बढ़िया। तो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट, इससे हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब यूरिन का भारीपन, यूरिन की कंसंट्रेशन देखी जाती है। जब बॉडी के अंदर जब यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि जब यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट होता है तो उसमें फ्लूइड ज़्यादा होता है। बेसिकली सोल्यूट कम होते हैं, सोलवेंट ज़्यादा होता है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वही अगर यूरिन कम आता है तो उस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी कम होता है तो यूरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। What is the primary function of juxtaglomerular apparatus इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस? भाई जो जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है, जिसको हम जेजी अपरेटस भी बोलते हैं, वो कैसे बीपी को रेगुलेट करता है, कैसे फ्लूइड को बैलेंस करता है? इसका पूरा एक अच्छा खासा मैकेनिज्म है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस ये नेफ्रॉन का ही पार्ट है। तो ये बीपी को और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन करके करेंगे, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेंगे, आरबीसी की प्रोडक्शन करेंगे, या ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करेंगे? बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। तो भैया बिल्कुल सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं। यानी कि मान लो अगर बीपी ज़्यादा है तो बीपी ज़्यादा होने का मतलब फ्लूइड भी ज़्यादा है, तो उस केस में ये रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। अगर बीपी कम है तो मतलब फ्लूइड भी कम है तो फिर ये रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। तो इस प्रकार से ये फ्लूइड और अपना जो सोडियम है और जो वाटर है उसके रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से करते हैं ये। तो ये जो होता है भाई, ये किडनी के का ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो जिसका मैंने कल आपको बताया था, ग्लोमेरुलस, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कैसे कैसे होता है भाई, इसका एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि रास सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अभी आगे बताऊंगी। प्राइमरी रोल ऑफ रेनिन इन द रास सिस्टम, जो हमारा रास सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके अंदर रेनिन का क्या रोल है? ये जो पूरी मतलब इसकी फुल फॉर्म है, इसमें जो सबसे पहला हार्मोन है रेनिन, इसका क्या रोल है? क्या ये इंसुलिन को रिलीज कराता है, या एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, या यूरिन के अंदर सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, या बीपी को कम करवाएगा ब्लड वेसल्स को डायलेट करके?
जैसे जैसे आ रहे हो वैसे वैसे क्लास को लाइक भी करते जाओ। ए बी सी या डी सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो भाई जो रास सिस्टम होता है, ये इसका काम होता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना। अब ये क्या है और ये क्या करते हैं, ये सब तुम पढ़ोगे रास सिस्टम के अंदर। अभी फिलहाल ये याद रखो कि रेनिन का क्या काम है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम है। अब क्यों करना है कन्वर्ट, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, क्योंकि अगर पहले ही मैंने पूरा सिस्टम तुम्हें समझा दिया तो फिर इन क्वेश्चन के आंसर तुम फटाफट दे दोगे। तो पहले तुम तुक्के लगाओ, पहले तुम खुद से दिमाग लगाओ, फिर मैं तुम्हें पूरा रास सिस्टम समझा दूंगी। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, या मैं बोलूँ जो जेजी सेल्स है, जो जोस्टाग्लोमेरुलर सेल है, वो कौन सा एंजाइम रिलीज करती है जो कि बीपी को कम करने का काम करेगा रास सिस्टम में। रास सिस्टम में जेजी सेल्स जो हैं वो कौन सा एंजाइम रिलीज करती है जिसकी वजह से बीपी जो है उसको कम कराने का रिस्पॉन्स मिलता है, या सीधी सी बात है कि बीपी लो होता है या बीपी को कम किया जाता है, ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। जेजी सेल्स कौन सा एंजाइम रिलीज करेगी, एसीई, रेनिन, एल्डोस्टिरोन या फिर कोर्टिसोल। चलिए भाई, तो जेजी सेल्स भाई रेनिन रिलीज करती है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको रेनिन की बात करी थी कि भाई रेनिन जो एक पूरा रास सिस्टम है, सबसे पहला वर्ड है उसमें रेनिन। अब आपको ये पता लग गया रेनिन रिलीज कहाँ से होता है। तो रेनिन, अभी आप एक सारे क्वेश्चंस को आपस में लिंक करते जाओ। इस क्वेश्चन का से आपको ये पता लगा है कि रेनिन कहाँ से रिलीज होता है। तो भाई रेनिन जो है वो किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन के अंदर जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, वहां से रेनिन रिलीज होता है। पिछले क्वेश्चन से आपको ये पता लगा रेनिन का काम क्या है। भाई रेनिन का काम है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अभी और चीजें पता चलेंगी। चलो भाई, तो अब आता है आपके पास रास सिस्टम, जो मैं अब आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। ध्यान से सुनो। रास सिस्टम, पहली बात इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम। जितने तुमने इसमें नाम देखे हैं ना, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टिरोन, इन सब का इसके अंदर रोल है, इसीलिए इसका नाम जो है वो रास सिस्टम रखा हुआ है। और इसकी फुल फॉर्म में ये तीनों नाम आ रहे हैं क्योंकि इन तीनों का इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और रास सिस्टम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, रास सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है बीपी को कम करने के लिए, या मैं बोलूं सीधी सी बात, कम या ज्यादा भी नहीं, फ्लूइड को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो भाई फ्लूइड एंड बीपी को रेगुलेट करने के लिए रास सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बीपी एंड फ्लूइड को रेगुलेट किया जाता है रास सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखो भाई क्या क्या होता है। किसी भी कारणवश ट्रिगर, किसी भी कारणवश हमारी बॉडी में, एक सेकेंड, किसी भी कारणवश क्या हुआ, बीपी कम हुआ हमारी बॉडी में, ड्यू टू एनी रीजन हमारी बॉडी में बीपी कम हुआ। ठीक है, अब बीपी कम हुआ तो हमारी बॉडी में भाई सोडियम का लेवल भी कम होता है। सोडियम का प्यार है पानी के साथ, और पानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। अगर बॉडी में फ्लूइड बढ़ता है तो बीपी भी बढ़ता है, बॉडी में फ्लूइड कम होता है तो बीपी भी कम होता है। अब इस कंडीशन में बीपी कम है यानी फ्लूइड कम है, फ्लूइड कम होगा तो सोडियम भी कम होगा, होता है। ठीक है, तो इसमें सोडियम का लेवल भी कम होता है। प्लस तुम्हें पता ही है बीपी कम है, सोडियम का लेवल कम होता है। प्लस अब ये किसी भी वजह, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से भी होता है, किसी भी कारणवश रीनल परफ्यूजन जो है वो भी कम है, यानी कि किडनी के पास भी बहुत कम ब्लड सप्लाई पहुंच रही है क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन है, बॉडी में फ्लूइड की कमी है। तो सब कुछ छोड़ो, सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब हमारी बॉडी में बीपी कम होता है तब क्या होगा, बाकी सब छोड़ दो, ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है अपने को। जब हमारी बॉडी में बीपी कम होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कोई भी चीज जब हमारी बॉडी में बढ़ती है घटती है, बॉडी खुद सबसे पहले उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। जैसे ही हमारी बॉडी में बीपी कम होता है, ये जो जेजी सेल्स होते हैं ना, जिनको मैंने बोला जेजी सेल्स,
या जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बोल लो, इनको पता लग जाता है कि भाई बॉडी में कुछ तो चेंज आया है। अब इनको कैसे पता लगेगा, इनकी ब्लड सप्लाई भी तो कम हुई भाई। एक तो हमारी बॉडी में प्रॉपर वॉल्यूम था जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड, अच्छा खासा ब्लड प्रेशर था जिसकी वजह से किडनी को भी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई मिल रही थी, तो ये भी अपना बढ़िया काम कर रही थी। अब बॉडी में फ्लूइड कम हुआ, बॉडी में बीपी भी कम हुआ, इसका परफ्यूजन भी तो कम हुआ ना, डिहाइड्रेशन की वजह से इसके पास भी तो ब्लड कम आया। तो अब इसको ये चेंज जो है इसको डिटेक्ट करती है किडनी कि बॉडी में कुछ तो चेंज आया है। और कौन डिटेक्ट करेगा, जेजी सेल्स, ये डिटेक्ट कर लेगी बॉडी में कोई ना कोई चेंज आया है। और ये भी पता लग जाएगा चेंज क्या आया, भाई फ्लूइड कम हुआ है बॉडी में। तो फिर ये क्या करेंगे, ये जो हमारे जेजी सेल्स है ये रेनिन रिलीज करेंगे, ये एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिसका नाम है रेनिन। इतना क्लियर हो गया सबको। जैसे ही बॉडी में बीपी कम होता है, जो हमारी जेजी सेल्स होती है किडनी में, उनको पता लग जाता है, वो उस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो चेंज को डिटेक्ट कर लेंगे, वो जेजी सेल्स से रेनिन रिलीज करवा देंगे। अब यहाँ पे काम है भाई रेनिन का, कि अब रेनिन क्या करेगा। ये तो हो गया पहला स्टेप, क्योंकि नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो अभी हम यहाँ इस रेनिन की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही बीपी कम हुआ, किडनी ने चेंज को डिटेक्ट किया और जेजी सेल से रेनिन रिलीज करवा दिया। ठीक है जी, फिर आगे। अब ये जो रेनिन है ये होगा ब्लड में रिलीज, ये रेनिन जो है ये ब्लड में रिलीज होगा और ये रिलीज होके जाएगा लीवर के पास, और लीवर के अंदर होता है एंजियोटेंसिनोजन। लीवर में होता है एंजियोटेंसिनोजन। तो ये रेनिन क्या करेगा, ये इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। यही तुमने उस क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था कि भाई रेनिन का काम क्या है। रेनिन का काम है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करना। तो वही रेनिन ने किया, रेनिन रिलीज हुआ, ब्लड में रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आता है, एंजियोटेंसिनोजन लीवर से आता है, और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो एंजियोटेंसिन 1 है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये कुछ नहीं कर सकती हमारी बॉडी में, ये इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। फिर क्या होता है भाई, हमारे लंग्स जो है वो रिलीज करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हमारे जो लंग्स हैं भाई, पूरी बॉडी मिलजुल के काम करती है यहाँ पे। तो हमारी बॉडी में लंग्स क्या करेंगे, लंग्स रिलीज करेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाम ही क्या है इसका, कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये कन्वर्ट करने का काम करेगा, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये एक्टिव फॉर्म है, ये हमारी बॉडी में काम कर सकती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप हुआ, हमारी किडनी की जेजी सेल्स ने डिटेक्ट किया और उसने रेनिन रिलीज कर दिया। रेनिन फटाफट से जाएगा लीवर के पास और वहां जाके वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। बट एंजियोटेंसिन 1 एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो फटाफट से लंग से रिलीज होगा फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी तक हमने एंजियोटेंसिन तक पहुंच गए, रेनिन हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया, अब रह गया एल्डोस्टेरोन। सारा प्रोसेस 1 बाय 1 चलेगा। पहले रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ आगे, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करता है भाई, एक तो ये करता है वेसोकंस्ट्रिक्शन, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। भाई वेसल्स का साइज ये था, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो बीपी बढ़ेगा। एक तो इसमें से ब्लड प्रेशर जा रहा था, अब ये वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, अब इसमें से ब्लड जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर इसमें ज्यादा होगा इसके मुकाबले में। इसमें ब्लड प्रेशर कम था, जब इसने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसमें तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। तो एक तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शंस करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, दूसरा ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा। अब आता है भाई आपका तीसरा, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन रिलीज कहां से होता है, एड्रेनल कोर्टेक्स से। एड्रेनल कोर्टेक्स से मैंने तुम्हें एड्रेनल ग्लैंड का बताया था ना सारा, किडनी के ही ऊपर प्रेजेंट होती है ये जो बाहर वाला एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स, और अंदर वाले एरिया को हम बोलते हैं एड्रेनल मेड्यूला। जो एड्रेनल मेड्यूला है ये एंड्रोजन्स रिलीज करती है,
अरे यार एक सेकेंड, एंड्रोजेंस नहीं रिलीज करती, ये रिलीज करती है एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन, ये रिलीज करती है एड्रेनल मेड्यूला, और इनका काम होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना। जो ये एड्रेनल कोर्टेक्स है, जो बाहर वाली लेयर है, इसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर आती है जोना फेसिक्युलाटा, और फिर आती है जोना रेटिक्युलरिस। ये 3 लेयर होती है एड्रेनल मेड्यूला की। अब इनका सबका अपना अपना काम है। क्या क्या काम है? जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये रिलीज करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसके अंदर आपका आता है एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करती है। जोना फेसिकुलाटा क्या रिलीज करती है? वही ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करती है, जिसमें आपका कोर्टिसोल आता है। और जो रेटिक्युलरिस है, ये एंड्रोजेंस रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स हॉर्मोन्स, ये एंड्रोजेंस रिलीज करती है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड होती है आपकी, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला और अंदर वाला। जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम एड्रेनल मेड्यूला बोलते हैं, जो कि एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन रिलीज करती है। जो बाहर वाली लेयर है उसको एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसकी भी 3 लेयर होती है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस। जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर होती है ग्लोमेरुलोसा, वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करती है। कौन सा एल्डोस्टेरोन? ये एल्डोस्टेरोन। ये कौन रिलीज करेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स का भी कौन सी लेयर? जोना ग्लोमेरुलोसा। जो मिडिल लेयर है वो होती है फेसिकुलाटा, जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करती है। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो रिलीज करती है एंड्रोजेंस, जिसको अपन सेक्स हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब ये एल्डोस्टेरोन जो है, ये आया अपना यहाँ से, ठीक है। ये अपना जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 था, उसने क्या क्या करा? एक तो उसने वेजोकंस्ट्रिक्शन करी, दूसरा उसने एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कराया, और क्या करा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को भी स्टिमुलेट कराया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो इसको भी स्टिमुलेट कराया। अभी मैं काम भी बताऊंगी इन दोनों के। और लास्ट में हम हाइपोथैलेमस को बोल के थर्स्ट सेंसेशन स्टिमुलेट कराई, क्योंकि बॉडी में बीपी कम है, बीपी बढ़ाना है, तो उसके लिए करा उसने ये चारों चीजें। ये चारों चीजें किस लिए करी? बीपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये चारों ही चीजें अल्टीमेटली बीपी को बढ़ाने का काम करेगी। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, बीपी बढ़ा। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? अब एल्डोस्टेरोन को क्यों स्टिमुलेट करा? एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करना। तो भाई सोडियम और वाटर अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे तो बीपी तो बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि फ्लूइड बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। इसलिए इसने एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करा। तो एल्डोस्टेरोन ने क्या करा? सोडियम एंड वाटर को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाया, ताकि बॉडी में फ्लूइड बढ़े और बीपी बढ़े। फिर तीसरा आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या करेगा? ये डिक्रीज कर देगा यूरिन आउटपुट को, ये यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। अब जब बॉडी में यूरिन आउटपुट कम होगा तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, तो बॉडी में बीपी बढ़ेगा। एंड लास्ट में भाई थर्स्ट सेंसेशन, प्यास लगे भाई बार बार, इसने प्यास लगवाई बार बार, तो हम पानी पिएंगे, बार बार पानी पिएंगे तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये चारों ही चीजें क्या करेंगी? बीपी को बढ़ाने का काम कर रही हैं। और इन चारों को एक्टिवेट करने वाला कौन है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इन चारों को एक्टिवेट करने वाला। तो इसका बहुत मेजर रोल है एंजियोटेंसिन 2 का। एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, दूसरा एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, तीसरा एडीएच को स्टिमुलेट करता है, चौथा थर्स्ट सेंसेशन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा तो सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में, एडीएच को स्टिमुलेट करेगा तो यूरिन आउटपुट कम होगा, थर्स्ट को स्टिमुलेट करेगा तो प्यास लगेगी। तो भाई ये सारी चीजें होती हैं और इसी को हम बोलते हैं हमारा रास सिस्टम। अब भाई एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम की और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। सोडियम की एब्जॉर्प्शन करा दी, वाटर की एब्जॉर्प्शन करा दी, पोटेशियम को एक्सक्रीट करा देगा बॉडी से।
और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोडियम बढ़ा बॉडी में, पानी भी बढ़ गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। तो इस तरीके से भाई ये रास सिस्टम जो है ये काम करता है। एक बार दोबारा सुन लो। जैसे ही बीपी कम हुआ, जो हमारी जस्टा ग्लोमेरुलस सेल है उसने करा रेनिन को रिलीज, रेनिन गया लीवर के पास, लीवर में था एंजियोटेंसिनोजन, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो रेनिन क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो अब इसको भाई लंग्स से आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स से आएगा वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद में ये एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या कराएगा भाई, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा, एडीएच रिलीज कराएगा और आपके थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर को बॉडी में एब्जॉर्ब करा देगा। और एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को कम कर देंगे। तो इन चारों ही चीजों में होगा क्या भाई, आपकी बॉडी का बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी का बीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सबको? एबो फटाफट से बताओ भाई, पूरा सिस्टम आपको क्लियर है? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कौन कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले बीपी कम हुआ तो जस्टा ग्लोमेरुलस सेल जो कि किडनी में होती है वहां से रेनिन आता है, रेनिन लीवर के पास जाएगा, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आता है जो कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। फिर लंग्स से आएंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो इस 1 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, और ये 2 है एक्टिव फॉर्म। फिर ये सारे काम करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा के बीपी बढ़ाएगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज करा के सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करके बीपी बढ़ाएगी, एडीएच रिलीज करके यूरिन आउटपुट कम करके बीपी बढ़ाएगी, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करके बीपी बढ़ाएगी। क्लियर है सबको? बहुत बड़ा मैकेनिज्म समझ लिया तुमने आज। चलो भाई अगला सवाल। अब जो मैंने तुम्हें पूरा रास सिस्टम बताया उसी के कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो कितना समझ में आया देख लो। कौन सा एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है? बताओ भाई कौन सा एंजाइम है? रेनिन करेगा। रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को तो खुद ही एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करेगा। वेसोप्रेसिन यानी कि एडीएच, इन दोनों को तो एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 इन दोनों को रिलीज कराएगा। तो बचा ये, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा लंग्स से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आएगा लंग्स से और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट क्या होगा बॉडी में? बताओ भाई, एंजियोटेंसिन 2 का बॉडी में इफेक्ट क्या होगा? क्या करेगा एंजियोटेंसिन 2? हार्ट रेट कम करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके बीपी बढ़ा देगा, यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, क्या करेगा? आंसर करो फटाफट, सभी बच्चे आंसर करो, और भाई लाइक कर दो वीडियो को। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी को बढ़ाएगा, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। यूरिन आउटपुट बढ़ता नहीं है, यूरिन आउटपुट कम होता है। कैसे? एडीएच के द्वारा, जिसको स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन 2।
सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन घटती नहीं है भैया, बढ़ती है। कैसे? एल्डोस्टेरोन के द्वारा। और कौन स्टिमुलेट करेगा? एंजियोटेंसिन 2। हार्ट रेट का यहाँ कुछ रोल है नहीं। क्लियर? एल्डोस्टेरोन का रोल क्या होता है भाई रास सिस्टम में? रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन द रास सिस्टम। किडनी से वाटर को एक्सक्रीट कराएगा, सोडियम वाटर की रिटेंशन कराएगा, रेनिन की सिक्रेशन को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को डायलेट करेगा ताकि बीपी कम हो जाए। ठीक है, तो भाई एल्डोस्टेरोन कहां से आता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स से। और इसका काम है सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करना। सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करके बीपी को बढ़ाना, ये है रास सिस्टम का काम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इन रिस्पॉन्स टू रास सिस्टम एक्टिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल लाइकली हैपन। जब हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, बताइए भाई। बीपी बढ़ेगा, घटेगा, पोटेशियम एब्जॉर्प्शन कम होगा, या रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा? भाई रास सिस्टम जो है, जब हमारी बॉडी के अंदर बीपी बढ़ जाता है तब एक्टिवेट होता है और बीपी को कम करता है। जब हमारी बॉडी में बीपी बढ़ता है तब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और बीपी को कम करेगा। ऐसा है क्या? क्या जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तब रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, या जब घटेगा तब रास सिस्टम एक्टिवेट होगा? रास सिस्टम एक्टिवेट कब होगा? सॉरी, ये नहीं पूछा इसने रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा। ये कह रहा है कि रास सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद, इन रिस्पॉन्स टू रास सिस्टम एक्टिवेशन, रास सिस्टम एक्टिवेट होने के रिस्पॉन्स में विच ऑफ द फॉलोइंग विल लाइकली हैपन, इनमें से क्या होगा? जब हमारी बॉडी में बीपी कम होता है तब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और बीपी को बढ़ाता है। कंफ्यूजिंग है ना? हाँ, तो कंफ्यूज ही कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जब हमारी बॉडी में बीपी ड्रॉप होता है तभी तो हमारी जो किडनी है, किडनी का रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होता है। तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जो होते हैं वो उस चेंज को पहचान लेते हैं और वो रेनिन को रिलीज करवाते हैं। भाई रेनिन किडनी से रिलीज होता है, किडनी जब तक चेंज को डिटेक्ट नहीं करेगी तब तक वो रेनिन रिलीज ही नहीं करेगी, और अगर रेनिन रिलीज नहीं हुआ तो पूरा रास सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो रास सिस्टम भाई एक्टिवेट जो है वो आपका कब होता है? जब हमारा बीपी कम होता है। किसके रिस्पॉन्स में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर कम होता है, तो इसके रिस्पॉन्स में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो इसका आंसर ए करके आएंगे एग्जाम में कि भाई रास सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में हमारा, नहीं, रास सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होने के बाद में बीपी बढ़ जाता है। बट ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि रास सिस्टम एक्टिवेट किसके रिस्पॉन्स में होता है? तो जब हमारी बॉडी में बीपी कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो इसके रिस्पॉन्स में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है? वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो इसमें क्या पूछा था? रास सिस्टम एक्टिवेट होने के रिस्पॉन्स में, या फिर इन रिस्पॉन्स टू रास सिस्टम एक्टिवेशन, कब रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, किसके रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम होता है। विच हार्मोन इज प्राइमरी सिक्रेटेड बाय द किडनी टू रेगुलेट बीपी एंड फ्लूइड वॉल्यूम? किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बीपी एंड फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए? तो भाई बोल बोल के थक गई मैं तो, कौन सा हार्मोन है बता दो, कौन सा हार्मोन है? तो भाई आपका रेनिन है। रेनिन रिलीज होता है ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा भाई? रेनिन रिलीज होगा। तो यहां पर भाई रेनिन की कहानी तो होती है खत्म।
आज की पूरी क्लास में हमने रेनिन ही पढ़ लिया, रास सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। रास सिस्टम जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ के आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज आप देख लो पूरा हमारा जो सेशन है वो रास सिस्टम पे रहा, बट कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, और आज क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे, फिर कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा हार्मोन है भाई जो किडनी रिलीज करती है जिससे कि आरबीसी की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर? एरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन या फिर पैराथायराइड हार्मोन? रेड ब्लड सेल्स। तो जहां रेड ब्लड सेल्स का नाम आया वहां पर एक ही नाम दिमाग में आता है, एरिथ्रोपोइटिन। तो भाई किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है जिससे कि हमारे बोन मैरो में आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। तो किडनी कैसे आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराती है? एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करके। किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है, इसीलिए जब किडनी फेलियर होता है तो पेशेंट के अंदर अनीमिया भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ही नहीं होती, और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन करता है, आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराता है बोन मैरो के अंदर। आरबीसी बोन मैरो में बनती है, और उसको स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइटिन करता है। तो इसीलिए किडनी फेलियर वाले पेशेंट में अनीमिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका एरिथ्रोपोइटिन। तो इसी तरीके से अगर आप अपना सिलेबस हमारे साथ करना चाहते हो, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप तैयारी करने बैठे हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें, या आपके पास कंटेंट ही नहीं है कि यार पढ़ना तो है पर मेरे पास कंटेंट नहीं है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो होगी आपको उस पर क्लिक करना है, इधर ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नीचे नर्सिंग पे जाओगे। जैसे ही नर्सिंग पे जाओगे आपको यहाँ पर सारे बैचेस शो हो जाएंगे। अब दो चीजें हैं, या तो आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस बैच में एनरोल कर लो, या फिर अगर ऐसा है आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आने वाली है, आती रहती हैं, आएंगी, निकली हुई है, तो कितने बैचेस में एनरोल करोगे, इससे अच्छा है अपना एक ही बैच ले लो, नर्सिंग महापैक, जो सबसे ऊपर तुम्हें दिखेगा नर्सिंग महापैक। इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच के अंदर आपके सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। 1 पैक फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम, एक ही पैक है सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको करना है, आपको प्राइस शो हो रहा है, आप यहां से बाय नाउ करना, और जैसे कि आप प्राइस देख रहे हो 3635 शो हो रहा है, आप यहाँ पे एक कूपन कोड लगा देना YT05। तो जो भी प्राइस शो हो रहा होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। तो YT05 जैसे ही लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ आपको प्राइस में मिल जाएगा, जो भी प्राइस आपको शो हो रहा होगा उसमें आपको ऑफ मिल जाएगा। तो याद रखना, किसी भी बैच में इनरोल करना हो तो कूपन कोड लगा सकते हो YT05, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाता है। इन बैचेस के अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, यूट्यूब पे एमसीक्यू सेशंस करवाए जाते हैं जिसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना पसंद है उस लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड करने की हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप कॉल पे भी बात कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ। तो बैचेस में अगर इनरोल करना है और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9240231061। आप इस पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। तो इनरोल करने के लिए कूपन कोड लगाना मत भूलना फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।